नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर डीसीसी बैंक चुनाव में खंडरे पैनल से 2 और विजय। नारहल्ली पुरस्कार और नारहल्ली दशमोत्सव पुरस्कार कार्यक्रम संपन्न। कर्नाटका डॉक्टरों के लिए अनिवार्य ग्रामीण सेवा पर कानून में बदलाव होगा। कर्नाटका नीट पीजी काउंसलिंग 2023 राउंड 2 पोस्ट आवंटन शेड्यूल जारी किया गया। प्रधान अध्यापकों से कहा गया है कि स्थानांतरित शिक्षकों को तुरंत कार्यमुक्त करें। इम्फाल में मणिपुर के मंत्री के घर के बाहर हुआ धमाका, सीआरपीएफ जवान सहित महिला घायल। इंडियन एयरफोर्स को मिला अपना नया ध्वज, प्रयागराज में वायुसेना दिवस कार्यक्रम में हुआ अनावरण। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिला सहकारिता केंद्रीय बैंक डीसीसी बैंक के सी श्रेणी के सदस्य बीदर जिला सहकारी बैंक और गौर कृषि सहकारी समितियों के लिए शनिवार को मतदान केंद्र पर दोनों जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे के भाई अमर कुमार खंडरे के पैनल ने जीत लिया। इसके साथ ही खंडरे पैनल से विजेताओं की संख्या अब बढ़ाकर 10 हो गई है। 4 अक्टूबर को हुए चुनाव में खंडरे पैनल से 8 और उमाकांत नागमरपल्ली पैनल से 5 लोग चुने गए थे। यह निश्चित था कि खंडरे पैनल डीसीसी बैंक की बागडोर संभालेगा। हाईकोर्ट में मुकदमे के कारण वोटों की गिनती रोक दी गई थी। कोर्ट के निर्देश के बाद शनिवार को वोटों की गिनती की गई। विजय कुमार पाटिल और शकुंतला बेलदार ने 8-8 वोट पाकर जीत गए, जबकि मोहम्मद सलीमुद्दीन और सिद्धराम 6-6 वोट हासिल कर हार गए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कन्नड़ जनशक्ति केंद्र और नरहल्ली फाउंडेशन की 10वीं वर्षगांठ के हिस्से के रूप में नारहल्ली पुरस्कार और नारहल्ली दशमोत्सव पुरस्कार कार्यक्रम रविवार 8 अक्टूबर 2023 को एचएन मल्टीमीडिया हॉल में आयोजित किया गया। कवि चंद्रशेखर कंबाल, लेखक रघुनाथ ने हाल के वर्षों में लेखकों की नई पीढ़ी को आकार देने वाले जोगी को वर्ष 2023 के लिए नारहल्ली पुरस्कार और नारहल्ली दशमोत्सव पुरस्कार प्रदान किया। कार्यक्रम में फाउंडेशन के अध्यक्ष एचएस वेंकटेश मूर्ति ने अध्यक्षता की और कई साहित्य प्रेमी इस कार्यक्रम के साक्षी बने। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य की। समझा जाता है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने उस कानून में संशोधन के विचार पर चर्चा की जिसके तहत कर्नाटका में मेडिकल स्कूलों से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से 1 वर्ष की सेवा करने की आवश्यकता होगी। सरकार अनिवार्य ग्रामीण सेवा को मौजूदा रिक्तियों तक सीमित करने के प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है। यदि ऐसा होता है तो यह उस कानून में एक महत्वपूर्ण कमी होगी जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने से इनकार करने वाले मेडिकल स्नातकों पर 15 से 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। सिद्धरामैया ने इस पर चर्चा के लिए स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। उम्मीदवारों द्वारा पूर्ण चिकित्सा पाठ्यक्रम अधिनियम के तहत कर्नाटका अनिवार्य सेवा के तहत सभी एमबीबीएस स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशलिटी स्नातकों को ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में जूनियर निवासियों के रूप में 1 वर्ष अनिवार्य रूप से सेवा करनी होगी। कर्नाटका परीक्षा प्राधिकरण के ईए ने कर्नाटका नीट पीजी काउंसलिंग 2023 के राउंड 2 के लिए पोस्ट सीट आवंटन शेड्यूल जारी किया है। शेड्यूल के अनुसार उम्मीदवार 9 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक चालान डाउनलोड कर सकते हैं। आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट न करने वाले उम्मीदवारों को यह नहीं मानना चाहिए कि उन्होंने केईए को सीट सरेंडर कर दिया है। यह सीट को ब्लॉक करने के समान है और इसमें जुर्माना लगता है। आगे सरकार उन उम्मीदवारों के खिलाफ कानून के अनुसार कानूनी कार्यवाही शुरू करेगी जो राउंड 1 या राउंड 2 में आवंटित कॉलेज में प्रवेश लेने में विफल रहते हैं। स्थानांतरित किए गए शिक्षकों को कार्यमुक्त करने के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नोट के बाद स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने एक आदेश जारी कर प्रधानाध्यापकों को शिक्षकों को कार्यमुक्त करने का निर्देश दिया। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक के दौरान यह उन मुद्दों में से एक था जिस पर चर्चा हुई और मंत्रियों के बीच तीखी बहस हुई, जैसा कि सूत्रों ने बताया। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार सहित कुछ मंत्री हाल ही में संपन्न सामान्य तबादलों के दौरान स्थानांतरित किए गए शिक्षकों को यह कहते हुए कार्यमुक्त करने का विरोध कर रहे थे कि यदि उन्हें कार्यमुक्त किया गया तो कोई शिक्षक नहीं होंगे। हालांकि मंत्री मधु बंगारप्पा ने उन्हें एहसास दिलाया कि सरकार ने तबादलों के कारण जहां भी रिक्तियां बनी हैं, उस कमी को पूरा करने के लिए 43,000 अतिथि शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। बेंगलुरु मेट्रो की पर्पल लाइन बिना किसी आधिकारिक उद्घाटन के सोमवार 9 अक्टूबर से पूरी तरह से चालू हो जाएगी।
2.1 किलोमीटर लंबा बैपनहल्ली केआरपुरम और 2.05 किलोमीटर लंबा केंगेरी चल्लाघट्टा खंड सुबह 5 बजे से जनता के लिए खुल जाएगा। वे पर्पल लाइन का हिस्सा हैं, जो पूर्व में व्हाइटफील्ड से पश्चिम में चल्लाघट्टा तक और 42.8 किलोमीटर तक फैली होगी। बेंगलुरु सेंट्रल के सांसद पीसी मोहन, जिनके निर्वाचन क्षेत्र में महत्वपूर्ण बैपनहल्ली केआरपुरम मेट्रो लाइन पड़ती है, ने विकास की पुष्टि की है। मैंने व्यक्तिगत रूप से बीएमआरसीएल के प्रबंध निदेशक से आधिकारिक उद्घाटन की प्रतीक्षा किए बिना दोनों लाइनों को जनता के लिए खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत में आधिकारिक उद्घाटन होने की उम्मीद है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। मणिपुर में हिंसक वारदातों का सिलसिला जारी है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि राज्य की राजधानी इम्फाल में मणिपुर के एक मंत्री के आवास के बाहर शनिवार की रात हुए एक बम विस्फोट की घटना में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का एक जवान और एक महिला घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार यह घटना सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विधायक युमनाम खेमचंद के आवास के गेट के बाहर युमनाम लिकाई लैरम्बी मनिंग में हुई, जो मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के अधीन पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। इम्फाल पश्चिम जिले जहां यह घटना हुई थी, वहां के पुलिस अधिकारियों ने कहा कि बम संभवतः एक ग्रेनेड अज्ञात बदमाशों द्वारा फेंका गया था, जो मोटरसाइकिल पर सवार थे। यह घटना शनिवार की रात करीब 10 बजे की है। मंत्री के आवास के बाहर ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ कर्मी को विस्फोट में दाहिने हाथ में मामूली चोट आई। विस्फोट में घायल महिला स्थानीय निवासी बताई जा रही है। घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। राज्य पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ सहित सुरक्षा बल भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले और धुआं बम दागकर भीड़ को तितर-बितर करने में सफल रही। 3 मई के बाद से इम्फाल में मंत्रियों और विधायकों के आवासों पर कई हमले हुए, जब मैती और आदिवासी कुकी के बीच जातीय संघर्ष शुरू हुआ था। पिछले 5 महीने से अधिक समय से जारी हिंसा में कम से कम 178 लोग मारे गए और 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भारतीय वायुसेना अपना 91वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर भारतीय वायुसेना में बड़ा बदलाव हुआ है। आज वायुसेना को अपनी नई पहचान मिल गई है। वायुसेना का आज से अपना झंडा बदल गया है। नए झंडे का अनावरण आज 8 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया गया। यहां एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने नए ध्वज का अनावरण किया। इतिहास में पीछे जाए तो वायुसेना के ध्वज में ऊपरी बाएं कैंटन में यूनियन जैक और फ्लाइट साइड पर आरआईएएफ राउंडल लाल, सफेद और नीला शामिल था। स्वतंत्रता के बाद निचले दाएं कैंटन में यूनियन जैक, भारतीय ट्राइकलर और आरएएफ राउंडल्स को आईएएफ ट्राइकलर राउंडल के साथ प्रतिस्थापित करके भारतीय वायुसेना का ध्वज बनाया गया। वहीं अब भारतीय वायुसेना के मूल्यों को बेहतर ढंग से प्रकट करने के लिए नया ध्वज बनाया गया है। अब एनसाइन के ऊपरी दाएं कोने में फ्लाई साइड की ओर वायुसेना क्रेस्ट को शामिल करने से प्रतिबंधित होगा।
अयोध्या राम मंदिर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने बताया है कि श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। राय ने जानकारी दी है कि 5 फरवरी 2020 से इस साल 31 मार्च के बीच अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पर 900 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और ट्रस्ट के बैंक खातों में फिलहाल 3000 करोड़ रुपए शेष बचे हैं। ट्रस्ट के अधिकारियों ने शनिवार को अयोध्या में हुई 3 घंटे की बैठक में विदेशी मुद्रा में दान लेने की कानूनी प्रक्रिया समेत 18 बिंदुओं पर चर्चा की। मंदिर के ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने कहा कि ट्रस्ट ने विदेशी अंशदान अधिनियम के तहत अनुमति के लिए आवेदन किया है। ट्रस्ट सचिव ने जानकारी दी कि 5 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2023 तक मंदिर के निर्माण पर 900 करोड़ रुपए खर्च किए गए और ट्रस्ट के बैंक खातों में अभी भी 3000 करोड़ रुपए से अधिक शेष हैं। उन्होंने कहा कि सरयू नदी के तट पर स्थित राम कथा संग्रहालय एक कानूनी ट्रस्ट होगा और वहां राम मंदिर का 500 साल का इतिहास और 50 साल के कानूनी दस्तावेज रखे जाएंगे। अभिषेक प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी 2024 को आयोजित होने की संभावना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश भर से लगभग 10,000 गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। राय ने कहा कि मंदिर 3 चरणों में जनवरी 2025 तक पूरा हो जाएगा। इजरायल और हमास की जंग पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में शांति बनी रहने की प्रार्थना की है। बता दें कि शनिवार सुबह को हुए आतंकी संगठन हमास के हमलों में 100 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हुई है। हमास ने इजरायल पर अभूतपूर्व हमला करते हुए हजारों रॉकेट दागे। साथ ही हमास के सैकड़ों लड़ाके हवाई, जमीनी और समुद्र के रास्ते इजरायली सीमा में घुस गए। हमला शुरू होने के कई घंटे बाद भी हमास के आतंकी कई इजरायली इलाकों में गोलाबारी कर रहे थे। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने एक्स पर लिखा, दुआ करता हूं कि कब्जे वाले फिलिस्तीनी के इलाकों में शांति बनी रहे। बता दें कि फिलिस्तीनी अक्सर इजरायल पर अपने इलाकों पर कब्जे का आरोप लगाता रहता है और दोनों देशों के बीच तनाव की यह अहम वजह है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल पर हमास के हमले को आतंकवादी हमला करार देते हुए इसकी निंदा की। उन्होंने साथ ही कहा कि इस कठिन घड़ी में हम इजरायल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सोमवार 9 अक्टूबर का दिन बेहद ही अहम रहने वाला है। ईडी ने दिनेश अरोड़ा से पूछताछ के लिए समन भेजा है। बता दें कि दिनेश अरोड़ा ही ईडी का अप्रूवर है। इसके साथ ही सोमवार को संजय सिंह का सामना दिनेश अरोड़ा से करवाया जाएगा। इसके अलावा ईडी सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी का भी दिनेश अरोड़ा से सामना कराएगी। बता दें कि सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी से ईडी पूछताछ कर चुकी है। जांच एजेंसी का आरोप है कि संजय सिंह के घर पर दिनेश अरोड़ा के जरिए ही पैसा पहुंचाया गया था। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार दिनेश अरोड़ा दिल्ली के बड़े कारोबारियों में गिने जाते हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। खालिस्तान समर्थकों ने कुछ दिन पहले लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटिश सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में भारत विरोधी तख्तियां लहराई और नारे लगाए थे।
लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी हर कोई तारीफ करते नहीं थक रहा है। ब्रिटेन सरकार के पूर्व सलाहकार कॉलिन ब्लू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला जिसमें भारतीय लड़का प्रदर्शन के दौरान नीचे गिरे तिरंगे को खालिस्तानियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच में घुसकर उठाकर ले जाता है। तिरंगा उठाने वाले छात्र ने बाद में कहा कि एक पुलिसकर्मी को उस पर पैर रखते देख उसकी अंतरात्मा स्तंभ रह गई। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले सत्यम सुराना का ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर लोग सत्यम की इस बहादुरी के लिए उनकी सराहना कर रहे हैं। इस वीडियो में सत्यम ने कहा कि वह केवल तिरंगे का अपमान होने से बचा रहा था क्योंकि एक पुलिसकर्मी का पैर उस पर पड़ते देख उसकी अंतरात्मा स्तब्ध हो गई। बता दें कि भारतीय उच्चायोग के सामने खालिस्तान समर्थक विरोध प्रदर्शन हो रहा था। सत्यम सुराना का कहना है कि पुलिसकर्मियों ने जानबूझकर झंडे पर पैर रख दिया, इसलिए उसने जाकर उसे उठाने का फैसला किया। इजरायल में शनिवार को हुए आतंकी हमले के बाद दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। हमास के हमले में इजरायल में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। हमास ने शनिवार को इजरायल पर 5000 रॉकेट दागे थे। इसके बाद इजरायल और हमास के बीच जंग छिड़ गई। द टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को इजरायल रक्षा बलों आईडीएफ और हमास के बीच गोलीबारी तेज होने से सैकड़ों फिलिस्तीनी भी मारे गए और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। इजरायल में फंसी नुसरत भरूचा सही सलामत पहुंची भारत, परिवार ने ली राहत की सांस। अब समाचार खेल जगत की। एशियन गेम्स 2023 में पाकिस्तान की हार, क्रिकेट में नहीं जीत सके कोई मेडल। आखिर में समाचार बाजार के। आप जो चाय पी रहे हैं कितनी है सेफ? FSSAI कर रहा देश भर के सैंपल की जांच। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर डीसीसी बैंक चुनाव में खंडरे पैनल से 2 और विजयी। नारहल्ली पुरस्कार और नारहल्ली दशमोत्सव पुरस्कार कार्यक्रम संपन्न। कर्नाटका डॉक्टरों के लिए अनिवार्य ग्रामीण सेवा पर कानून में बदलाव होगा। कर्नाटका नीट पीजी काउंसलिंग 2023 राउंड 2 पोस्ट आवंटन शेड्यूल जारी किया गया। प्रधान अध्यापकों से कहा गया है कि स्थानांतरित शिक्षकों को तुरंत कार्य मुक्त करें। इम्फाल में मणिपुर के मंत्री के घर के बाहर हुआ धमाका, सीआरपीएफ जवान सहित महिला घायल। इंडियन एयरफोर्स को मिला अपना नया ध्वज, प्रयागराज में वायुसेना दिवस कार्यक्रम में हुआ अनावरण। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।